साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी के क्रैश कोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, उसी तारतम्य में, उसी प्रक्रिया में आप हमारे साथ यूनिट 10 पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके यूनिट 10 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हम उसमें जानते हैं आप कि उसमें बहुत सारे कमीशंस, बहुत सारे आयोग के बारे में चर्चा की गई है। उसी को हम अभी क्लासेस में कवर करते हुए आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किस आयोग के बारे में, तो हमने केंद्रीय सूचना आयोग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में चर्चा की थी तथा साथ में हमने जो मध्य प्रदेश को लेकर भी इन आयोगों से, चाहे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग हो चाहे सतर्कता आयोग हो, मध्य प्रदेश से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी, क्लास में हमने बात की थी। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, तो हमेशा की तरह वही, पहले हम क्लास में पढ़ते हैं, पहले हम क्लास में डिटेल में चर्चा करते हैं किसी भी आयोग, किसी भी टॉपिक, किसी भी कमीशंस के बारे में। उसके बाद हम उसी टॉपिक के एमसीक्यू लगाते हैं। एमसीक्यू की जो एक सीरीज है साथियों, वो लाने का एक उद्देश्य ये है कि आप समझें कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी आयोग जैसे हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं, तो इन टॉपिक से, इन कमीशन से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण और संभावित जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछने का किसी भी टॉपिक से आयाम क्या होता है, उसको देखने के लिए हम एमसीक्यू यहाँ लगाते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस होती है, आपको समझ आता है कि इस टॉपिक से जो भी हम पढ़ रहे हैं उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम उसी टॉपिक के एमसीक्यू, मतलब हम केंद्रीय सूचना आयोग तथा सतर्कता आयोग के महत्वपूर्ण एवं संभावित वस्तुनिष्ठ प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ तथा इसमें कब संशोधन, यहाँ संशोधित लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लें। यहाँ है इनमें से कब संशोधन हुआ, सही विकल्प चुने। सही ऑप्शन के बारे में आपको बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है कि सन 2003 और 2018, बी में कहता है सन 2004 और 2019, ऑप्शन सी कहता है सन 2005 और 2020 और ऑप्शन डी कहता है सन 2005 और 2019। साथियों, आप क्वेश्चन का आशय समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ तथा फिर उसके बाद कब इसमें संशोधन हुआ, कब इसमें संशोधन किया गया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है, जो राइट आंसर है, वह है ऑप्शन डी। क्योंकि आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम आया 2005 में और फिर संशोधन अधिनियम आया 2019 में, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है कि 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया और 2019 में उसमें संशोधन हुआ, जिसमें इनके चाहे सूचना आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त हो, उनके कार्यकाल के बारे में बात की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं होता। कौन शामिल नहीं होता, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जानते हैं कि हमने जब क्लास में पढ़ा है उस समय हमने चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी कि केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने का काम कौन करता है। नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन वो एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो समिति गठित होती है उसमें इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन शामिल नहीं होते, इनमें कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होते, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं और फिर सही उत्तर बताएंगे, राइट आंसर देंगे। ऑप्शन ए में कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी में कहता है लोकसभा में विपक्ष का नेता और ऑप्शन डी में कहता है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। साथियों, ये ऑप्शन पूरा नहीं है, इसको आप लिख लें, मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। अब आप बताएं कि इनमें से सही ऑप्शन कौन है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें आपको सही उत्तर देना है और वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस नियुक्ति समिति में शामिल कौन नहीं होता। तो आइए ऑप्शन देखिए। अब ए में प्रधानमंत्री, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में लोकसभा में विपक्ष का नेता और डी में कहता है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। एक कैबिनेट मंत्री। अब बताइए इनमें से कौन व्यक्ति शामिल नहीं होता। तो आप अभी तक इसका आंसर
कर पाए होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन बी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि साथियों लोकसभा अध्यक्ष इस समिति में शामिल नहीं होते। ये एक 3 सदस्यीय समिति होती है और उसमें प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के पीएम साहब, और पीएम क्या होते हैं? पीएम समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में समिति गठित होती है। अब हम ऑप्शन सी देखें, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और डी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। इस प्रकार से ये 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। इनमें लोकसभा अध्यक्ष शामिल नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि केंद्रीय सूचना आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? पूछ रहा है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो कितने सदस्यीय निकाय है। आपके ऑप्शन ए में कहता है 9, बी में कहता है 5, और सी में कहता है 7, और डी में कहता है 11। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो क्या होगा? तो वो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये 11 सदस्यीय निकाय है। और इसमें व्यवस्था क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। एक कौन होते हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। और 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं, 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो अभी अन्य आयुक्त जो 10 हो सकते हैं उनमें 6 अन्य आयुक्त ही हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें कि केंद्रीय सूचना आयोग कितने सदस्यीय निकाय है, तो वो 11 सदस्यीय निकाय है। इसमें 11 लोग काम कर सकते हैं, 11 लोगों से ये गठित निकाय हो सकता है। वर्तमान स्थिति की भी हमने बात करी। वर्तमान में जो एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ही, लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 बताई गई है अधिकतम, उनमें से 6 ही वर्तमान में कार्यरत हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखें, प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन थी? जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शंस यहाँ हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक कौन ऐसी महिला रही जो पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी? ए में कहता है दीपक संधू, बी में कहता है सुषमा श्रीवास्तव, सी में कहता है अलका लांबा, और डी में कहता है रजनी सिंह। जो इसके सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो क्या होगा? ऑप्शन ए, दीपक संधू जी प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि सर्वप्रथम सूचना के अधिकार को कानून बनाने का श्रेय किस देश को जाता है? किस देश में सबसे पहले सूचना अधिकार कानून बना, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में कहता है नॉर्वे, बी में कहता है यूएसए, सी में कहता है यूनाइटेड किंगडम, और डी में कहता है स्वीडन। आप इसका सही उत्तर बताएं, क्योंकि हमने क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी। आइए इसका जो सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन डी होगा, स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले सूचना अधिकार कानून को बनाया, उसको लागू किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मुख्य सूचना आयुक्त की कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को प्राप्त शिकायत की जांच कौन करता है? किसी भी सूचना आयुक्त हो, चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो, इनकी जो जांच रिपोर्ट होती है, वो कौन जांच रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति जी को अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कौन करता है? इन ऑप्शंस में आप देखें और सही उत्तर बताएं। ऑप्शन ए में कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी में कहता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समिति, और सी में कहता है सर्वोच्च न्यायालय, और डी में कहता है संसद। जो भी क्वेश्चन यहाँ हैं उनके बारे में हमने क्लास जब पढ़ी थी, जब हमने क्लास में पढ़ा था, उस समय हमने विस्तार से चर्चा की थी। आप बताएं इसका उत्तर। आइए इसका जो सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जांच रिपोर्ट के बाद ही इनको हटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर। मतलब इनमें कोई शिकायत अगर आएगी राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति जी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उससे परामर्श करते हैं, और वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। नोडल मंत्रालय से आशय आप जानते हैं कि जिस मंत्रालय की देखरेख में कोई भी आयोग, कोई भी कमीशन, कोई भी संस्था काम करती है, वो कौन सा मंत्रालय है जो नोडल मंत्रालय के काम करता है, किसके लिए? केंद्रीय सूचना आयोग के लिए। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन के तहत हमको बताना है। ए में कहता है विधि एवं न्याय मंत्रालय, बी में कहता है कार्मिक मंत्रालय, सी में कहता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और डी में कहता है गृह मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय जो है वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। किसके लिए? वो केंद्रीय सूचना आयोग के लिए। इसलिए प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किसके समान होते हैं? जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है और इसके बारे में हमने चर्चा क्लास में की थी। आइए ऑप्शन देखें। ए में कहता है भारत के महान्यायवादी, बी में कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सी में कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी में कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा है और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा है। अब आपको बताना है कि मुख्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते होते हैं वो किसके समकक्ष होते हैं, किसके समान होते हैं। तो जो इनके वेतन भत्तों का प्रावधान है वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है, इनके वेतन भत्ते। और अगर हम वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन की बात करें तो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए इनको क्या दिया जाता है? वेतन। और वही वेतन किसका होगा? मुख्य सूचना आयुक्त का, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का। अब हम आगे बढ़ें, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है याचिकाकर्ता को समय से सूचना प्रदान न करने पर आयोग लोक सूचना अधिकारी पर क्या दंड लगा सकता है? ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी ने सूचना मांगी समय पर और संबंधित लोक सेवक ने उस सूचना को देने में ढील ढकेली की, लेट लतीफी की, तो क्या किया जाएगा? उसमें कौन से दंड का प्रावधान किया जाएगा? तो आइए ऑप्शन देखें और सही उत्तर बताते हैं। ए में कहता है दंड देने का अधिकार नहीं है, बी में कहता है 1 लाख रुपए तक और सी में कहता है 6 माह सजा व 25,000 रुपए तक दंड और डी में कहता है कि 25,000 रुपए तक दंड तथा 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अधिकतम 25,000 रुपए तक दंड और जितने दिन लेट हो रहा है, समय अवधि के ऊपर हो रहा है तो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाए जाने का प्रावधान है किसी भी लोक सूचना अधिकारी पर, यदि वो समय से सूचना संबंधित व्यक्ति को प्रदान नहीं करता है। तो इसलिए कई बार समय से सूचनाएं मिलती हैं क्योंकि इस दंड का प्रावधान होने के कारण ऐसा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें से कौन मुख्य सूचना आयुक्त तो नहीं रहा? इस तरह के क्वेश्चंस आपके मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप चाहे वो कोई भी आयोग हो, चाहे वो कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, राष्ट्रपति हों, इन सब की जो एक लिस्ट है जो प्रथम से लेकर वर्तमान तक की, उनके बारे में एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाएं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहरहाल यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 10 के सही ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। आपसे ऑप्शन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहा? ए में कहता है वजाहत हबीबुल्लाह, बी में कहता है दिव्य प्रकाश सिन्हा और सी में कहता है एन तिवारी और डी में कहता है सत्यानंद मिश्र। जो इनमें से सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा क्योंकि दिव्य प्रकाश सिन्हा जी कभी भी मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे। बाकी जो नाम यहाँ दिए गए हैं वो कभी न कभी मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस के, इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में आप पहले से तैयार रहें। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं?
जो हमारा सूचना का अधिकार आया, जो सूचना अधिकार अधिनियम आया 2005 में, उसमें किसी भी व्यक्ति को सूचना से संबंधित कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए हम ऑप्शन देखें और सही उत्तर बताएं। ए में कहता है, पहले कथन में कहता है सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना, 2 में कहता है कार्यों, दस्तावेजें, अभिलेखों का निरीक्षण करना, और तीसरे में कहता है यदि सूचना इलेक्ट्रिक माध्यम में है, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क में हो, टेप में हो, प्रिंट में हो, आउट आदि माध्यम में प्राप्त करना, आपको ये प्राप्त करने का अधिकार है। तो इन सही ऑप्शन जो हैं, ये 3 ऑप्शन हैं। इनमें से जो कथन है, उनमें से ऑप्शन के हिसाब से आपको सही उत्तर बताना है। कहता है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? ये जो कथन है, इनमें से कौन से सही हैं? क्या पहला सही है? कहता है कि केवल पहला और दूसरा सही है, और सी ऑप्शन में कहता है कि तीसरा और दूसरा सही है, और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी सही हैं। अब हमको बताना है क्या इन ऑप्शंस से इन कथनों को डिसाइड करना है। तो साथियों, ये तीनों अधिकार, ये जो अधिकार यहाँ लिखे गए हैं कथन के द्वारा, ये तीनों सही हैं, और इन तीनों की पुष्टि कौन सा ऑप्शन करता है? ऑप्शन डी इनकी पुष्टि करता है, क्योंकि ऑप्शन डी में ये कहा गया है कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो हमने ये समझा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आया जो 2005 में, उनमें ये सभी अधिकार किसी भी व्यक्ति को सूचना से संबंधित दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन ए में है 22 अगस्त 2005, बी में कहता है 15 अगस्त 2005, और आपके ऑप्शन सी में कहता है 14 सितंबर 2005, और आपके डी ऑप्शन में कहता है 22 सितंबर 2004। तो इसका जो कौन सा सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि 22 अगस्त 2005 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। अगर इसके गठन की बात करें कि इसके गठन की प्रक्रिया क्या रही, कैसे इसका गठन किया गया, तो वो आइए समझते हैं। सूचना का अधिकार जो संरक्षण अधिनियम आया, संरक्षण अधिनियम कब आया? संरक्षण अधिनियम आया 2005 में, 2005 में, और उसी के द्वारा क्या हुआ? सूचना के अधिकार का आयोग जो है वो मध्य प्रदेश में गठित किया गया। कब किया गया? 22 अगस्त 2005 को। वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य के अन्य राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? अब आप यहाँ देखें, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य सूचना आयोग है, उसमें अन्य सूचना आयुक्तों तथा मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं, उनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है? उनकी नियुक्ति कौन करता है? आइए ऑप्शन देखें। ए में कहता है मुख्यमंत्री, बी में कहता है केंद्रीय सूचना आयोग, सी में कहता है राज्यपाल, और डी में कहता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। इनके नियुक्ति करने का काम साथियों राज्यपाल करते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। लेकिन राज्यपाल एक समिति के तहत करते हैं, और उस समिति की अगर बात करें कि उस समिति में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उस समिति के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री जी उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। विपक्ष का नेता होता है उसमें, विपक्ष का नेता, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। इस तरह ये 3 सदस्यीय समिति के गठन के तहत जो सिफारिश करती है, तो राज्यपाल इनके नियुक्ति का काम करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या है? नियुक्ति करने का काम कौन करता है? तो आप बताएंगे कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति का काम करते हैं, और वो एक समिति की सिफारिश पर करते हैं, जो समिति 3 सदस्यीय होती है, और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री जी होते हैं। इस तरह हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछ रहा है। ये एक प्रकार का करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 14 ऑप्शन ए में कहता है टी.एम. श्रीवास्तव, बी में कहता है इकबाल अहमद, और सी में कहता है अरविंद कुमार शुक्ला, और डी में कहता है सुरेंद्र सिंह। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो क्या होगा? तो वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला हैं, और टी.एम. श्रीवास्तव पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। पहले सूचना आयुक्त रहे हैं। कौन?
टी.एन. श्रीवास्तव जी। इस तरह हमको इस क्वेश्चन में दो चीजें, दो फैक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका जो पहला ऑप्शन है वो कहता है विधानसभा के अधिनियम द्वारा, बी में कहता है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा, सी में कहता है राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, और डी में कहता है राज्यपाल के आदेश के द्वारा। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो हमने क्लास में पढ़ा है, इसलिए आप यहाँ आसानी से इसका उत्तर कर पाएंगे। जो इसका गठन हुआ वो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा गठन किया गया। किसका? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का। और इसका गठन आप जानते हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग संरक्षण अधिनियम 2005 आया, उसी के तहत इसका गठन किया गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, इसके बारे में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा की है। तो इसका आंसर तो बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। ऑप्शन ए में कहता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी में कहता है विधानसभा अध्यक्ष, सी में कहता है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, और डी में कहता है राज्यपाल। जो इसका क्वेश्चन का सही आंसर है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इस समिति के बारे में हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में विस्तार में चर्चा की है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कब स्थापित हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापना के तिथि के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन ए में है 1 फरवरी 1964, बी में है 11 फरवरी 1964, और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है। सी में कहता है 11 फरवरी 1966, और डी में कहता है 12 फरवरी 1963। जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा साथियों, वो क्या होगा? वो ऑप्शन बी होगा। 11 फरवरी 1964 को क्या हुआ? केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापित हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? कौन? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है राष्ट्रपति, बी में कहता है लोकसभा अध्यक्ष, सी में कहता है केंद्र सरकार, और डी में कहता है केंद्रीय गृह मंत्री। जो ये अपना वार्षिक रिपोर्ट है, जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये किसे देते हैं? तो ये माननीय राष्ट्रपति जी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, और राष्ट्रपति जी संबंधित सदन में, संबंधित विधान मंडल में इसको रखवाने का काम करते हैं। आइए आगे बढ़ें और प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक केंद्रीय स्वायत्त सांविधिक निकाय का दर्जा कब दिया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि इनको वैधानिक निकाय कब बनाया गया। ए में कहता है 2000, बी में कहता है 2003, सी में कहता है 2005, और डी में कहता है आपके 2002। इसका सही उत्तर क्या होगा, वो आपको बताना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को क्या किया गया? सांविधिक और वैधानिक दर्जा दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। कोई भी समिति होती है, उसके द्वारा सिफारिश की जाती है किसकी? जब भी कोई आयोग गठन होता है। तो वही पूछ रहा है आपसे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। आपके ऑप्शन ए में है भूरेलाल समिति, बी में संथानम समिति, सी में कहता है शिवराम समिति, और डी में कहता है राजन समिति। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो है ऑप्शन बी, संथानम समिति के द्वारा क्या किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग के स्थापना की सिफारिश की गई थी, बात की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से संबंधित कौन सी समिति है, ऑप्शन में आप देख के बताएं, तो आप बताएंगे कि संथानम समिति इसका सही आंसर है, इसका राइट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें किसके समकक्ष होती हैं। क्या पूछ रहा है? केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा
उनके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें किसके समकक्ष होती हैं, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके हैं, ए में कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी में कहता है महान्यायवादी, सी में कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी में कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा ऑप्शन ए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। लेकिन एक चीज आप याद रखें, तब जो आपको ध्यान देने योग्य बात है, जो आपको ध्यान देने योग्य बात है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, वो संसद तय करती है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो भी वेतन भत्ते होंगे और सेवा शर्तें, वो मुख्य सूचना आयुक्त के, मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को प्रावधान है वेतन भत्तों का, वही प्रावधान केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त के बारे में किया गया है। अब यहाँ सतर्कता आयुक्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ऐसे डिटेल में चर्चा करी है कि संसद निर्धारित करती है किसका, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं होता। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होती है जो, वो एक समिति की सिफारिश पर होती है और वो उस समिति में कौन शामिल नहीं होता, उसी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन। ए में कहता है लोकसभा अध्यक्ष, बी में कहता है लोकसभा में विपक्ष का नेता और सी में कहता है केंद्रीय गृह मंत्री और डी में कहता है प्रधानमंत्री। साथियों, इस समिति में शामिल कौन नहीं होता, तो अगर देखें तो इस समिति में लोकसभा के अध्यक्ष शामिल नहीं होते, बाकी ये तीनों, चाहे लोकसभा में विपक्ष का नेता हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त समिति में शामिल नहीं होता, तो कौन, लोकसभा अध्यक्ष शामिल नहीं होते इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। ए में कहता है सुरेश एन पटेल, बी में कहता है केबी चौधरी और सी में कहता है प्रदीप कुमार और डी में कहता है महेश दीक्षित। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल साहब हैं। आपका सही ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 24 कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है भारतीय वन सेवा के अधिकारी, बी में कहता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और सी में कहता है भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और डी में कहता है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन बी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 कहता है कि राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य आयुक्त को किन परिस्थितियों में हटा सकते हैं। आप जानते हैं कि हटाने का प्रावधान अगर कार्यकाल के दौरान देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को किसको है, राष्ट्रपति जी को है। लेकिन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जी उनको हटा सकते हैं, उन परिस्थितियों के बारे में आपको ऑप्शन देख के सही उत्तर बताना होगा। ए में कहता है दिवालिया घोषित हो जाना, बी में कहता है नैतिक भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों में दोष सिद्ध और सी में कहता है कोई लाभ का पद धारण करना। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा क्लास में की है। जब हमने क्लास में पढ़ा है उस समय इनके बारे में, चाहे दिवालिया हो जाना क्या होता है, लाभ का पद धारण करना क्या होता है, चाहे नैतिक भ्रष्टता की बात हो, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन में केवल सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ए में कहता है दिवालिया हो जाना, बी में कहता है नैतिक भ्रष्ट हो जाना, सी में कहता है कोई लाभ का पद धारण करना और डी में कहता है उपरोक्त सभी। साथियों, जो इसका सही आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी के, ये जो सभी हैं, ये जो कथन ऊपर कहे गए हैं, इन सब के होने पर इनमें से कुछ भी अगर राष्ट्रपति जी को लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो इनको हटा सकते हैं, पद से निलंबित कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है
कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस वाले सप्ताह पर। बी में कहता है सरदार पटेल के जन्म दिवस वाले सप्ताह पर। और सी में कहता है इंदिरा गांधी के जन्म दिवस वाले सप्ताह। और डी कहता है नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस वाले सप्ताह पर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए में महात्मा गांधी, बी में सरदार पटेल, सी में इंदिरा गांधी और डी में नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह के बारे में बात कर रहा है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन बी होगा। सरदार पटेल के जन्म दिवस वाले सप्ताह पर ऐसा किया जाता है, केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। तो प्रश्न नंबर 28 कहता है मुख्य सतर्कता व अन्य सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है। ये एक सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। हम आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जब हमने क्लास में पढ़ा था उस समय हमने चर्चा की थी। आपके ऑप्शन देख लें। ए में कहता है 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 6। इनमें क्या होगा? एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होगा तथा 2 या 2 से कम ऐसे व्यक्ति अन्य सतर्कता आयुक्त या सदस्य के रूप में काम करेंगे। इसलिए ये एक प्रकार का 3 सदस्यीय निकाय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखें प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शक्ति विस्तारित है। कहां तक उसकी शक्ति विस्तारित है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ए में कहता है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सतर्कता प्रशासन के अधीक्षण तक। बी में कहता है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रकारों। सी में कहता है अन्य देशों के पर्यवेक्षण तक। और डी में कहता है इन सभी तक। साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामले के केंद्र के लिए कैसा निकाय है? केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र को कैसी निकाय है, केंद्र के लिए क्या काम करता है? तो ऑप्शन में क्या है? एक बाध्यकारी निकाय, एक सलाहकारी निकाय। सी में ये दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। साथ ही ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का सलाहकारी निकाय है। ये केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करता है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर। तो साथियों, हमने यहाँ क्या देखा? हमने केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित जो भी सूचना आयोग या सतर्कता आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और वो फैक्ट थे, उनके बारे में हमने चर्चा करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपको फायदेमंद हो रहा होगा, आपकी तैयारी को और प्रभावी बनाता होगा। आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के टीम के साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें, पढ़ते रहें और हमेशा की तरह खुश रहें, अच्छे रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट आयोग के साथ आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद आपका।